हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th ड्राइंग सब्जेक्ट। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था इसी चैप्टर के 2 लेक्चर और अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भारतीय पांडुलिपि चित्रकला का परिचय। 2 लेक्चर अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया था। अपन ने एक में देखा था सामान्य पांडुलिपि होती क्या है, फिर दूसरा हमने देखा था कि किस तरीके से जैन व्यापारियों ने जो पश्चिमी जो भारत है वहाँ पर इस पांडुलिपि चित्रकला का विकास किया और उनके 4 प्रमुख ग्रंथों के बारे में भी देखा। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जैन व्यापारियों के साथ साथ अन्य जो धर्म के या अन्य जो व्यापारी थे या जो अन्य धनी व्यक्ति थे या जो अन्य जमींदार या जागीरदार या जो सामंत थे, उन्होंने क्या योगदान दिया इस चित्रकला के विकास में। तो जैन व्यापारियों के पढ़ने के बाद, जैन धर्म को पढ़ने के बाद में या जैन धर्म से संबंधित पांडुलिपियों को पढ़ने के बाद में अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि अन्य धर्म या फिर जो भी धनी व्यक्ति थे या जमींदार थे या फिर जो सामंत थे, उन्होंने किस तरीके से पांडुलिपि चित्रकला के विकास में अपना योगदान दिया। तो देखिए, जैन पांडुलिपि के अलावा मुगलों के आने से पहले स्थानीय धनी व्यापारियों ने और जमींदारों ने, सामंतों ने आदि ने धर्मनिरपेक्ष या फिर धार्मिक या फिर साहित्यिक विषयों पर पांडुलिपियों का चित्रण करवाया। यानी कि जब मुगल भारत में आए थे, मुगलों के आगमन से पहले जैन व्यापारियों के अलावा और भी जो धनी व्यक्ति थे, व्यापारी थे, जो जमींदार थे, सामंत थे, उन्होंने भी पांडुलिपियों का चित्रण करवाया। और वो पांडुलिपियाँ या तो किसी धार्मिक विषय पर या फिर किसी भी धर्म से संबंधित न होकर या फिर किसी साहित्य पर आधारित पांडुलिपियाँ थी जिनका उन्होंने चित्रण करवाया। आगे अपन देखते हैं कि इसी काल में स्वदेशी शैली में हिंदू और जैन विषयों पर कई प्रकार की पांडुलिपियों का चित्रण हुआ। स्वदेशी शैली यानी कि अपनी भारत की यानी कि अपनी भारतीय शैली में कई प्रकार की पांडुलिपियों का चित्रण हुआ और वो जो चित्रण थे मुख्य रूप से हिंदू और जैन विषयों पर आधारित थे, जैसे कि भगवत गीता, भगवत पुराण, महाभारत, गीत गोविंद आदि पर चित्रण कार्य हुआ और पांडुलिपियों का निर्माण हुआ। अपन दोस्तों बात कर रहे हैं मुगलों के आने से पूर्व की। फिर आगे देखते हैं, स्वदेशी शैली में निर्मित इन चित्रों में मानव संरचना की एक विशिष्ट शैली देखने को मिलती है। यानी कि ये जो पांडुलिपियाँ बनी जो जैन और हिंदू धर्म से संबंधित थी या जैन और हिंदू विषयों से संबंधित थी, इन पांडुलिपियों में एक स्वदेशी जो झलक मिलती है, इस स्वदेशी झलक में मानव संरचना को एक विशिष्ट तरीके से दर्शाया गया है। यानी कि मानव की आकृति को एक विशेष दृष्टि से या विशेष तरीके से इसमें दर्शाया गया है। साथ ही अगर देखा जाए तो इन चित्रों को या इन पांडुलिपियों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि महिलाओं के सिर के ऊपर जो ओढ़नी दर्शाई गई है वो एक गुब्बारे के समान दर्शाई गई है और साइड में जो है वो कड़े लगा दिए गए हैं। इसके अलावा अगर देखें अपन तो स्त्री चित्रण, देखो सिर पर गुब्बारे के समान चित्रण हुआ। इसके अलावा वास्तुकला में जलाशयों को दर्शाया गया है, वनस्पति का चित्रण हुआ, वनस्पति के साथ साथ जीवों का भी चित्रण इस चित्र शैली में हुआ जिसे हम स्वदेशी शैली के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये थी अपने मुगल आने से पूर्व जो भी चित्र शैलियाँ पनपी या जिस तरीके से शैली पनपी जिसे हमने स्वदेशी शैली का नाम दिया और जिसमें मुख्य रूप से पांडुलिपियों का निर्माण हुआ था। फिर आगे देखते हैं, सल्तनत राजवंश की स्थापना हो चुकी थी। यानी कि भारत में अफगान, तुर्क, फारसी ये आ चुके थे और जिस टाइम पे ये आए तो उस टाइम पे इनके साथ में चित्रकार भी ये अपने देश से लेके आए। यानी कि भारत में विदेशी आक्रमण आ चुके थे, भारत में सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी और जब सल्तनत की स्थापना हुई तब फारसी, ईरानी, तुर्की ये चित्रकार भी उनके साथ, उन राजाओं के साथ भारत में आए और उन सल्तनत कालीन दरबार में दरबारी चित्रकारों के रूप में काम करने लगे। तो देखें, सल्तनत कालीन जो चित्रण था यानी कि 12वीं शताब्दी के अंत से तब क्या हुआ, चित्रों में तुर्की, फारसी, अफगानी शैली का प्रभाव मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और ये हम जानते हैं कि जब भी कोई विदेशी राजा आएगा, अपने देश में आएगा और यहाँ पर अपना शासन स्थापित करेगा तो वो अपने साथ में कुछ कलाकार भी लेके आएगा और जो कलाकार आएंगे तो उनकी एक जो शैली रहेगी वो उनके वहाँ की शैली रहेगी। तो अफगानी चित्रकार भारत में आए, तुर्की चित्रकार भारत में आए, फारसी चित्रकार भारत में आए और साथ में इन चित्रकारों के साथ अपने स्थानीय चित्रकार भी शामिल हो गए।
तो कुल मिला के ये हुआ कि भाई विदेशी चित्रकार और भारतीय चित्रकार दोनों ने मिलकर चित्र या पांडुलिपियों को बनाना शुरू किया। तो इन दोनों ने जब चित्रण कार्य शुरू किया तो एक मिश्र चित्रकला का उदय हुआ, यानी कि मिश्रित चित्रकला का उदय हुआ, जिसमें विदेशी तकनीक और अपनी स्वदेशी तकनीक दोनों शामिल थी। और इस मिश्रित जो चित्रशैली थी, इसी को सल्तनत चित्रकला के नाम से जाना गया था। दोबारा से बताता हूँ कि जब 12वीं शताब्दी के अंत में विदेशी आक्रमणकारी भारत में आने लगे थे, अफगान आए, तुर्की आए, है ना, तो ये जब भारत में आए तो ये अपने साथ कुछ जो चित्रकार थे, जो कलाकार थे, उनको भी लेके आए और इन चित्रकारों के साथ भारतीय स्वदेशी चित्रकार भी काम करने लगे। तो दोनों शैलियों का मिश्रण हो गया, यानी कि एक थी स्वदेशी शैली और एक थी फारसी शैली। दोनों शैलियों का जब मिश्रण हुआ तो एक नई शैली का उदय हुआ, जिसे हमने सल्तनत चित्रकला का नाम दे दिया। देखिए, चित्रों में तुर्की, फारसी, अफगानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। और कब से दिखाई देता है? जब सल्तनत राजवंश की स्थापना होती है, और सल्तनत राजवंश की स्थापना होती है 12वीं शताब्दी के अंत में। और ये मुख्य रूप से ये प्रभाव देखने को मिलता है मालवा, गुजरात, जौनपुर, क्योंकि यहाँ पर सल्तनत राजवंश स्थापित हो चुका था। कहाँ पर? मालवा, गुजरात, इसके अलावा जौनपुर में। यहाँ पर मध्य एशियाई यानी कि फारसी, मध्य एशिया में फारस वगैरह, फारस की खाड़ी, ये क्षेत्र आते हैं। तो मध्य एशियाई और स्थानीय कलाकारों के मिश्रण से एक नई शैली का उदय हुआ, जिसे हमने सल्तनत चित्रकला का नाम दे दिया। फिर आगे देखते हैं, इस शैली में फारसी और स्वदेशी तत्वों का मिश्रण हो गया, यानी कि अगर मानव की आकृति बनाई जा रही है तो फारसी चित्रकारों और भारतीय चित्रकारों के मिश्रित तत्वों से बनाई जा रही है। रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो भी मिश्रित रूप से किया जा रहा है, यानी इसमें देखो मिश्रण हुआ कैसे, रंगों से संबंधित, शरीर रचना, अलंकरण आदि का इनमें मिश्रित रूप दिखाई दिया। और इस शैली को हमने क्या कहा? सल्तनत चित्रकला के नाम से हमने इसे नाम दिया। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में सल्तनत कालीन जो शासक थे, नासिर शाह खिलजी। कौन थे? नासिर शाह खिलजी। और इनका शासनकाल था 1500 ईस्वी से लेकर 1510 ईस्वी तक। कुल मिला के इन्होंने 10 वर्ष शासन किया था। जब 10 वर्ष का ये शासन कर रहे थे तो उसी समय मांडू में एक पांडुलिपि का निर्माण हुआ, और उस पांडुलिपि का नाम था नीमतनामा। क्या था? नीमतनामा, यानी कि पकवानों से संबंधित एक किताब, यानी कि व्यंजनों से संबंधित एक किताब का इन्होंने, या पांडुलिपि का इन्होंने चित्रण करवाया, मांडू में करवाया। और किसने करवाया? नासिर शाह खिलजी के समय ये चित्रण कार्य हुआ। इस पांडुलिपि में एक तो व्यंजन बनाने से संबंधित, दूसरा शिकार करने से संबंधित, तीसरा जो इत्र है, इत्र बनाने से संबंधित, इत्र जानते होंगे, परफ्यूम, इत्र बनाने से संबंधित, और चौथा सौंदर्य प्रशोधन सामग्री बनाने से संबंधित। अब ये सौंदर्य प्रशोधन सामग्री क्या होती है? दोस्तों, जो भी सुंदर दिखने की चीज़ें होती है, जो भी चीज़ें आप यूज करते हैं, अधिकांश महिलाएं जो यूज करती है, जो भी क्रीम पाउडर वगैरह, तो उनको हम कहते हैं सौंदर्य प्रशोधन सामग्रियाँ। तो शिकार करने, व्यंजन बनाने, इत्र बनाने, साथ में सौंदर्य प्रशोधन सामग्री के निर्माण और उनके उपयोग का विवरण दिया गया है। कौन से पांडुलिपि में? नीमितनामा में। कौन सी में? नीमितनामा में। और ये किसके समय हुई थी? इसकी रचना हुई थी नासिर शाह खिलजी के समय। इसके अलावा अगर अपन इस चित्रकला का उदाहरण देखें, कौन सी चित्रकला का? सल्तनत चित्रकला का। और ये भी किस चित्रकला में है? सल्तनत चित्रकला में। नीमतनामा जो पांडुलिपि है वो किस शैली में निर्मित है? तो वो है सल्तनत चित्रकला में निर्मित। इस शैली का अन्य उदाहरण अगर अपन देखें तो अन्य उदाहरणों में सूफी विचारों और साथ में लोहार चंदा जो चित्रकला है, यानी कि सूफी जो कहानियां हैं उनका, साथ में लोहार चंदा की चित्रकला, ये भी इसके अच्छे उदाहरण हैं, जिसमें मिश्रित संस्कृति यानी कि फारसी चित्रकला और स्थानीय चित्रकला दोनों का मिश्रित रूप दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं सल्तनत चित्रकला। आगे हम देखते हैं पाल चित्रशैली के बारे में। अपन देखते हैं पाल चित्रशैली के बारे में। चैप्टर को जब अपन ने स्टार्ट किया था तब हमने पांडुलिपियों का सामान्य परिचय पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने जैन चित्रकला के बारे में पढ़ा जो भारत के पश्चिमी हिस्से में पनपी थी। मुख्य रूप से जैन व्यापारियों ने इसे संरक्षण दिया था। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि जैन व्यापारियों के अलावा जो धनी व्यक्ति थे, जागीरदार थे, जो सामंत थे, उन्होंने भी चित्रकला को बढ़ावा दिया। कुछ पांडुलिपियों का उन्होंने निर्माण करवाया, उसके बारे में भी हमने पढ़ा, जिसे स्वदेशी चित्रशैली कहा जाता था। फिर इसके बाद में अब हम देखते हैं पाल चित्रकला।
दोस्तों पाल चित्रकला 11वीं और 12वीं शताब्दी में जैन चित्रकला के समान ही भारत के पूर्वी हिस्से में जहाँ पर पाल वंश का शासन था वहाँ पर एक चित्रकला पनपी जिसे हमने पाल चित्र शैली का नाम दिया है। तो ये भारत के पूर्वी इलाके में पनपी थी और जब पाल शासन था भारत में यानी कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में, उस समय पर भारत में 2 विश्वविद्यालय थे और ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पर विदेशों से जो छात्र है, जो तीर्थयात्री है और जो सामान्य लोग हैं वो ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। और उन 2 विश्वविद्यालयों का नाम था तक्षशिला और नालंदा और विक्रमाशिला, नालंदा और विक्रमाशिला, जहाँ पर विदेशों से या फिर दक्षिणी एशिया से बहुत सारे छात्र और इसके अलावा बहुत सारे तीर्थयात्री और बहुत सारे सामान्य लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए इन विश्वविद्यालयों में आते थे। जैसे ही ये लोग यहाँ पर आते थे तो अपने साथ में इस शैली में बनी हुई जो ताड़ पत्थर पर बनी थी, इसके अलावा तांबे के पत्थर पर बनी थी, इन पांडुलिपियों को अपने साथ वापस ले गए। और इस तरीके से ये जो शैली है ये तिब्बत में, श्रीलंका में, इसके अलावा नेपाल में, चाइना में, यहाँ पर भी फैल गई। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि पाल जो समय था, पाल वंश का जो शासनकाल था, उस टाइम पे इस चित्रकला को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। देखते हैं एक बार, 11वीं और 12वीं शताब्दी में जैन चित्रकला के समान ही पूर्वी भारत में पाल शासकों ने सचित्र पांडुलिपियों का चित्रण करवाया। पाल काल के समय यानी कि 750 ईस्वी से लेकर 1200 शताब्दी के अंत तक पाल वंश का शासन रहा था। इस समय पर नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान और कला के महान केंद्र थे और यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशिया से बहुत सारे छात्र ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे और जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी और जो वो वापस जाते थे तो यहाँ पर बनी हुई पांडुलिपियों को अपने साथ ले जाते थे। और यहाँ पर जो पांडुलिपियाँ बनी वो मुख्य रूप से दोस्तों या तो ताड़ पत्थर पर या फिर तांबे के पत्थर पर बनी, ताड़ के पत्थर पर या फिर तांबे के पत्थर पर मुख्य रूप से पांडुलिपियां बनी जिनको ये छात्र अपने साथ ले जाते थे। इस प्रकार इस कला का प्रसार नेपाल में भी हुआ, तिब्बत में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, चाइना में भी हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ के छात्र यहाँ पर शिक्षा अर्जित करने के लिए आते थे और यहाँ से पांडुलिपियां अपने साथ वापस ले जाते थे। फिर आगे देखते हैं कि इस चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है। पाल चित्र शैली की मुख्य विशेषता है लेखात्मक और प्रवाहमान रेखाएं, यानी कि जो रेखाएं बनाई गई वो लेख के रूप में और प्रवाह के रूप में बनाई गई। साथ ही हल्के रंगों का प्रयोग किया गया, जबकि जैन चित्रकला की बात करते हैं तो महीन रेखाएं और जो रंग है वो गहरे रंगों का प्रयोग हुआ था। तो ठीक उसके विपरीत लेखात्मक और प्रवाहमान रेखाएं और हल्के रंगों का प्रयोग इस चित्र शैली में किया गया। दूसरा अगर देखें इस शैली के प्रमुख उदाहरण, तो प्रमुख उदाहरणों में एक आता है आपका अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारंपिता। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारंपिता ये एक उदाहरण है। इसके अलावा बुद्धिमत्ता का पूर्णता, ताड़ पत्थर पर बनी हुई पांडुलिपियां इस कला का यानी कि पाल चित्रकला की प्रमुख उदाहरण है। अगर इस पांडुलिपि का हम बात करें, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारंपिता पांडुलिपि की अगर बात करें तो इसका चित्रण नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ था और जो पाल वंश का जो शासक था रामपाल, उसके समय पर हुआ था। तो दोस्तों रामपाल के समय इसका चित्रण हुआ और 15वीं शताब्दी में यानी जब रामपाल का 15वां वर्ष चल रहा था, राजवर्ष चल रहा था, अर्थात उसके शासन का जब 15वां वर्ष था, कुल मिला के कह सकते हैं कि 11वीं शताब्दी में इस पांडुलिपि का चित्रण हुआ था। कौन सी पांडुलिपि का? अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता। इस पांडुलिपि की कवर जो है वो लकड़ी से निर्मित है। कवर जानते हो, दोनों पृष्ठ जो अपन पांडुलिपि को बंद करेंगे, अपन ने देखा था शुरू में कि पांडुलिपि क्या होती है, बहुत से ताड़ पत्रों पर बने हुए चित्र होते हैं जिन पर उनका विवरण भी लिखा हुआ होता है और इन विवरणों को, इन पांडुलिपियों को एक जगह एकत्रित करके फिर दोनों साइड में लकड़ी के कवर लगा दिए जाते हैं और उनमें छेद करके एक फित्ते से इनको बांध दिया जाता है ताकि ये सुरक्षित रहे। तो इसके भी दोनों तरफ क्या थे? लकड़ी के कवर थे। जैसे आपकी बुक के कवर आते हैं, थोड़े से आपके जो पृष्ठ हैं उससे थोड़े से मोटे मजबूत होते हैं, तो इस पांडुलिपि को भी मजबूत या सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके दोनों कवर जो है वो लकड़ी के बनाए गए। फिर पाल वंश का अंत हो जाता है क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आते हैं और पाल वंश का उस समय पर अंत हो जाता है।
इसके साथ ही मुस्लिम आक्रमणकारी जो है वो बौद्ध गुफाओं को नष्ट कर देते हैं और इस तरीके से फिर पाल वंश जो है वो समाप्त हो जाता है। और ये थी दोस्तों हमारी जो चित्रकला, जो पांडुलिपि चित्रकला थी, जो चैप्टर नंबर 1 था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से मैं रिवाइज कराऊं तो शुरू में हमने पढ़ा था पांडुलिपि क्या होती है, ताड़ पत्रों पर बनी हुई सचित्र वर्णन या विवरण देती हुई एक चित्रकला जिसे हमने पांडुलिपि कहा। फिर हमने देखा कि किस तरीके से इसे बनाया जाता था, नकुले जो उपकरण होते थे उनसे बनाया जाता था। फिर हमने देखा कि पांडुलिपि का जो विकास है वो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ हुआ। तो पांडुलिपि का विकास में हमने एक देखा था जैन चित्रकला, एक देखा था स्वदेशी चित्रकला और एक देखा पाल चित्रकला। इसके अलावा एक सल्तनत कालीन चित्रकला, 4 चित्रकलाएं अपन ने देखी है। पहली कौन सी देखी है? जैन चित्रकला, जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पनपी थी, जहाँ पर जो व्यापारी थे वो आते रहते थे। मुख्य रूप से गुजरात इसका केंद्र रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह थे। तो जैन व्यापारी यहाँ पर आए तो इन्होंने इस कला को संरक्षण दिया, बहुत सारी पांडुलिपियों का निर्माण भी करवाया। हमने ये भी जाना कि इन्होंने निर्माण क्यों करवाया, क्योंकि ये इनका जो धार्मिक कृत्य समझते थे, यानी कि एक अच्छा कार्य समझते थे पांडुलिपियों का निर्माण करवाना और फिर इन पांडुलिपियों को अपने मठ में दान करना। तो इन्होंने कुल मिलाकर इस चित्र शैली को संरक्षण दिया। फिर हमने इसके बाद में देखा दूसरी चित्र शैली, वो थी स्वदेशी चित्र शैली, जो उसी समय पर जब जैन चित्रकला पनप रही थी ठीक उसी समय पर स्वदेशी चित्रकला भी पनपी, जिसमें उस चित्रकला में जो है जमींदार, जो सामंत और जो अन्य व्यापारी वर्ग थे उन्होंने चित्रण कार्य करवाया, पांडुलिपियों का निर्माण करवाया। उन्होंने कई जैन और हिंदू विषयों पर आधारित कई पांडुलिपियाँ बनवाई। फिर उसके बाद में हमने देखा जो सल्तनत कालीन चित्रकला थी, क्योंकि तब सल्तनत आ चुके थे, सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी, यानी कि अफगान, तुर्क और ये जो मध्य एशिया के जो लोग थे वो भारत में आ चुके थे, उनका शासन स्थापित हो चुका था। और जब उनका शासन स्थापित हुआ था तो वो अपने साथ में कुछ चित्रकार लेके आए थे और कुछ स्थानीय चित्रकार उनके दरबार में काम कर रहे थे। तो दोनों के मिश्रण से एक चित्र शैली उद्भव हुई थी जिसे हमने सल्तनत कालीन चित्रकला का नाम दिया था। फिर उसके बाद में हमने देखा पाल चित्रकला। तो पाल चित्रकला दोस्तों भारत के पूर्वी क्षेत्र में पनपी थी। मुख्य रूप से इस समय पर 2 विश्वविद्यालय थे, एक का नाम नालंदा था और दूसरे का महाशिला था। ये अपने विक्रमाशिला था। 2 प्रमुख, जहाँ पे दूसरे देशों से यानी कि मध्य एशिया या दक्षिणी एशिया से बहुत सारे छात्र अध्ययन यानी कि ज्ञान अर्जित करने के लिए यहाँ पर आते थे और अपने साथ में यहाँ की पांडुलिपियाँ ले जाते थे। तो इस तरीके से इसकी यहाँ की जो पांडुलिपियाँ हैं वो नेपाल भी पहुँची, चाइना भी पहुँची, श्रीलंका भी पहुँची, जावा भी पहुँची, तिब्बत भी पहुँची। अलग अलग जगह पर इस क्षेत्र की पांडुलिपियाँ पहुँच गई और इस कला का विकास विस्तार हुआ। ये हमने देखा। फिर लास्ट में हमने देखा कि मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर आ चुके थे। पाल सेना का जो पाल वंश था उसका वो समाप्त हो चुका था और बौद्ध गुफाएं को मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया था। तो इस तरीके से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। आपको समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।